मैं आज जो भी हूँ अपने करियर में, मैं उन्हीं के वजह से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके मन पसंदीदा वामन मैटर्स पे। और आज हमारे साथ है साहिल खजाड़े। उनकी ये खासियत है कि उन्होंने नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी सीरीज के लिए मतलब बड़े चैनल के एक प्लेटफॉर्म के लिए काम किया है। वहाँ पे उन्होंने स्पेशली सैक्रेड गेम्स इस सीरीज के लिए काम किया है। आपने बहुत बार अलग अलग मूवीज के ट्रेलर्स देखे रहेंगे, और ट्रेलर्स देखने के बाद आपको एक उत्सुकता रहती रहेगी कि इसमें है क्या। तो जो जादू लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वो पूरा का पूरा काम साहिल देखते हैं। और उन्होंने वो ट्रेलर डिज़ाइन किया था, एक तरह से लगना चाहिए कि इंटरेस्टिंग है। और एक बात है कि अभी एक नई सीरीज आने वाली है आर्या करके, उसका भी काम जो मेजर वर्क है, फिनिशिंग वर्क, एक पॉलिशिंग जो वर्क रहता है, ट्रेलर बनाने का वर्क, जो क्रिएटिव वर्क रहता है, वो साहिल ने किया है। साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत वामन मैटर्स पे। आप आप थैंक यू। आप अपना इतना मूल्यवान वक्त देने वाले हैं। तो मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं, आप इतने बड़े पोजीशन पे है कि आप ये सब काम कर लेते हैं, जो मेन क्रिएटिव और ब्रेन दिमाग लगाने का काम रहता है। तो आप यहाँ तक कैसे आए, और कैसा सफ़र था यहाँ तक का, वो प्लीज़ आप बताइए। तो मैंने ग्रेजुएशन एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइज किया था। उसके बाद जब मैं पढ़ रहा था तब आइडिया ये था कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन तो करनी है, क्योंकि बचपन से ही मूवीज़ और सिनेमा में बहुत इंटरेस्ट रहा है। घर से भी सपोर्ट तो था ही हमेशा। तो आइडिया ये था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन करूँगा। उस वक़्त पता नहीं था एग्ज़ैक्टली इन व्हाट कैपेसिटी, सो आई थॉट मे बी आई विल असिस्ट द डायरेक्टर, मे बी आई विल गेट इनटू डायरेक्शन एज़ माय वोकेशन। पर जब मैंने ये इंडस्ट्री जॉइन की, तो इनिशियली मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो एडवर्टाइजिंग से हुआ। सो आई असिस्टेड एन एड फिल्म मेकर ऑन 2 एड्स। और क्योंकि मैं इंटर्न था, मुझे हर डिपार्टमेंट के काम में बस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया, like to see exactly each and every process that happens in the making of an ad film. So right from the pre-production to the shoot to eventually when the ad film was being edited, I was just kept to see and learn how these things work, because it was my first job after college. During the course of which, when I saw what an editor does as an ad film editor, it really intrigued me. It interested me a lot. I thought maybe this could be my calling, because I have slightly been more inclined towards the technical side of creation, or slightly more towards the technicalities of how something is made or created. So when I saw the ad film editor at his job, I was very curious, and then I said कि मैं इस particular department को या इस particular field को explore करना चाहता हूँ. So then I started contacting editors. I started looking for editors who are right now hiring for assistants, etc., etc. During the course of which, I came across my late mentor, Mr. Aditya Warrior, who is no longer with us, but he was starting his own company back then, which makes trailers and promos for films. Uh, so this was around 7 years ago in 2013, and I joined him as an assistant, and then now I'm like heading the creative side or the creative department in the agency. So that's been my journey so far for around 7 years, and I've done some around 50 films and web series combined. और और एक इसमें खूबसूरत की एक बात है कि ये जो एडिटिंग की दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ एडिटिंग, वो काम कैसे करती है, उसमें क्या होता है, ये चलती है कैसे, हाउ इट वर्क्स। एडिटिंग इज जस्ट अ स्किल। तो एडिटिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो या तो आप फीचर फिल्म एडिट कर सकते हो, या एक वेब सीरीज होती है वो एडिट होती है, छोटे यूट्यूब पे जो वीडियोज आते हैं वो एडिट होते हैं, या हमारे जैसे ट्रेलर्स जो बनाते हैं वो एडिट होते हैं, या एड फिल्म एडिट होते हैं। तो जो भी शूट होता है या जो फॉर्मेट के लिए आप शूट करते हो वो इवेंचुअली एडिट होता है। तो एडिटिंग इज द स्किल दैट गोज बिहाइंड इट।
but every editor who specializes in a particular format of editing knows what he or she does in that particular format to the fullest. Like it's very rare where when one editor can switch very easily from one format to the other and seamlessly deliver the same quality of outputs across all formats. तो जो हम करते हैं जिससे ट्रेलर एडिटिंग हम करते हैं तो एक स्पेशलाइजेशन है। बहुत कम फीचर फिल्म एडिटर्स या बहुत कम एड फिल्म एडिटर्स ये काम कर पाएंगे और वाइस वर्सा कि जो शॉर्ट फॉर्मेट करते हैं जैसे कि जो ट्रेलर्स करते हैं बहुत कम ऐसे होंगे जो पूरी तरह से फीचर फिल्म एडिट कर पाएंगे या उसमें इजीली इंस्टेंटली कंफर्टेबल होंगे। वो एक अडेप्ट होना उसको भी एक टाइम लगता है। नेटफ्लिक्स में एक बहुत बड़ा बूम आया है पूरी की पूरी दुनिया में, और इस बूम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए, और आप कैसे देखते हैं इस नेटफ्लिक्स के एक बूम को, क्योंकि ले बहुत सारा बढ़िया कंटेंट वो एक ला रहा है अलग अलग, मतलब अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स के लिए। तो आप इस बूम के बारे में क्या कहना चाहते हो और उसके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में? नेटफ्लिक्स तो सिर्फ एक ब्रांड है। जो ओवरऑल डिजिटल बूम वो तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से almost each and every production house who was previously either into television or into feature filmmaking has launched their own OTT platform. And right now we are seeing the biggest boom and optimum usage of all these platforms during the lockdown, during the coronavirus pandemic, that is the times that we are living in right now. Because theaters are not functional, people are not allowed to get out of their houses and go and watch movies for entertainment in a theater. So instead of the producers and makers calling the audience to the theater, they are coming into your houses through your mobile phones, televisions, and laptops. So the opportunities are endless because this is just going to grow. Right now, we are just seeing the nascent stage of where this is. यहाँ से तो बहुत बड़ा होना बाकी है इसको और वो होगा। इसमें मतलब आपका जो क्षेत्र है, आप जो ट्रेलर्स या प्रोमोस बनाते हो जो बहुत आकर्षित दिखते हैं, तो उसमें आपके थॉट प्रोसेस क्या रहते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, एकदम प्रॉपर जो आउटपुट चाहिए वो आप कैसे लाते हो, और उसमें कुछ दिक्कतें आई तो वो सॉल्व कैसे करते हो, वो तंत्र जरा लोग भी जानना चाहते हैं। तो ऐसे हर फिल्म के लिए कोई बाय द बुक मेथड तो होता नहीं है क्योंकि हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म का ट्रेलर अलग होता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर दिमाग में आइडिया तो यही होती है कि जो फिल्म के ज़रिए हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो ट्रेलर के ज़रिए फिल्म के बारे में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ट्रेलर इज़ लाइक एन एड फॉर द फिल्म, सो यू आर सेलिंग योर फिल्म थ्रू द ट्रेलर। So you have to keep in mind as to what exactly are we trying to communicate to the audience through our trailer. What should interest and excite the audience enough that they should come and watch the film or the web series because of your trailer. So that is something that you have to keep in mind. There is nothing that is specific to say कि वो ये तो करना ही होता है या ये ऐसा ही होता है। वो तो हर ट्रेलर के लिए, हर फिल्म के लिए बदलता रहता है। और दिक्कतें तो मतलब क्रिएटिव ब्लॉक्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली उसमें से निकलने के लिए you have to take some time off, you have to refresh your mind. Maybe if you're working on two projects at the same time, you switch between one project and the other in the day. You try and kind of give yourself some kind of a booster to kind of ideate in a different manner, etc., etc. And other dikkate, other problems can also be dealing with people sometimes, or they can be basically logistical issues that arise. But always there's a way of getting around them. I mean, the best way of operating is operating in an organized manner. And if you're working in a disciplined and systematic manner, I think you can avoid a lot of obstacles that come your way. एडिटिंग का जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में आपको क्या चैलेंजेस लगती है और जिसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस दिखते हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर?
चैलेंजेस तो मतलब डिपेंड अपॉन आप किस तरह के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। अब अगर कोई डिफिकल्ट फिल्म हो जिसका ट्रेलर बनाना थोड़ा मुश्किल है, वो एक चैलेंज होता है, पर उस पे फिर यू हैव टू स्पेंड टाइम, उसके ऊपर सोचना होता है। You try and see as many trailers as possible online. You try and get influenced by certain good work that is done in the past, or you read up, uh, or just basically watching something and trying to consume as much good content as possible, which will help you in your work. That is a kind of way of getting around it. But otherwise, it depends upon आप किस challenges की बात कर रहे हैं। ऐसे जैसे कोई challenges तो है नहीं इस इंडस्ट्री में। मोर देन एडवाइस, आपको क्या कहना है जिनको इस प्रोफेशन में जाना है एडिटिंग के, और आपकी तरह ही एक सफल व्यक्ति बनना है, आपका क्या सलाह है उनको? सलाह तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि if you know what you want to do, this is you definitely should give it a try. I will definitely not dissuade anybody from wanting to do this if you are highly interested in doing this. Uh, come with an open mind. Don't come with preconceived notions कि मैं ये जानता हूँ, मैंने ये देखा है, मुझे पता है. Uh, come here and try to learn as much as possible and constantly keep learning. मुझे 7 साल हो गए पर मैं आज भी सीख ही रहा हूँ. I never say that I know everything or that I've stopped learning. Because learning never stops. You're learning on every new project. There are new challenges. There are new opportunities, and you're learning constantly every day. So learning never stops. Uh, be sincere. Be kind. Be non-egoistic. These things are not just something that will help you in your professional life, but in your personal uh, behavior also. It makes a huge difference on the quality of work that eventually you're going to give out. And last but not the least, which is very important, is that have fun doing what you do. Because हम हमारे जो सारे इंस्टीट्यूशंस है या जो हमारे academic what do you see, your universities or schools and colleges, they basically talk about excellence and progress and development, etc., etc. But nobody ever says the importance of having fun while doing what you're doing. And I think having fun is something that is so important that it naturally translates into seeing a good product because it comes across as something that you really put your heart and soul into. And that is very important. आपने बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उसमें से बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था और एक यादगार एक्सपीरियंस कौन सा था आपके लिए, जो आपको छू के चला गया आपके दिल को और दिमाग को भी? ऐसे तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 7 साल हो गए हैं, 50 फिल्म्स के आसपास हमने काम किया है, तो हर फिल्म एक यादगार एक्सपीरियंस होता है क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। हर फिल्म में एक नई चैलेंज होती है। यू कम आउट एज अ बेटर प्रोग्रेस्ड artist through every project. But to give you an example, I'll talk about my last project, which was Arya, like you mentioned, and it has been a wonderful experience working with the entire team. राम माधवानी जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना ये ही एक बहुत बड़ी बात है, and to get that opportunity for the second time because I'd also worked on Neerja, and to just see the way he and his team operates and just the ability to learn from a man who is so uh, for the lack of a better word, talented and just so gifted is just, I think I'm blessed in that manner. So Arya, I would say, is one of those projects that will really be a memorable and a lifetime cherishable project. आपके जो मेंटर थे, आपके जो मेंटर है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? एक जो विज़डम आपने उनसे कुछ सीखा है, वो आप कुछ शेयर करना चाहते हो? आपको अगर लगता है कि हाँ, ये यहाँ पे बात करना चाहिए, या कौन से एक मोमेंट का आपने उनके साथ शेयर किया ज़िंदगी में? मैं आज जो भी हूँ अपने करियर में, मैं उन्हीं के वजह से हूँ। मेरा पूरा सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन्हें जाता है।
उन्होंने मुझे एडिटिंग से लेकर almost on how to live life in a certain way is what I have learned from him. His name was Aditya Warrior. Unfortunately, we lost him last year to a heart attack. Uh, but he is still with us all the time in spirit, and everything that I do in terms of my working or every project that I work on, somewhere at the back of my mind, I constantly keep thinking about how would he have done it, or what would his thought process have been while doing this particular thing. So his influence on my career, my life is tremendous. Uh, so when I say that everything that I know today has been taught by him, it's very difficult to pinpoint a particular movement. But he used to very often keep quoting this famous Bruce Lee dialogue, which is "Don't think, feel," which is also the tagline for our company, which means कि हम सोचते बहुत ज़्यादा है पर महसूस नहीं करते। काम करते समय या स्पेशली इन अ क्रिएटिव फील्ड जब हम काम करते हैं तो दिमाग तो ठीक है लगाया जाता है, दिमाग तो लगाना ही होता है, पर जो दिल से सोचते हैं तो वो आउटपुट कुछ और ही निकलता है। उसमें एक मैजिक है कि you don't just think mechanically, you have to feel it also. And that is a lifelong lesson that uh, I think I have applied not only in my professional life but even to everything that I do personally as well, where I think the usage of the heart is more important than the usage of the brain. आगे जाके एक सवाल भी है इसमें कि आप इतने बढ़िया प्रोमोस बनाते हैं तो आप करते क्या, मतलब ये होता कैसा है, डायरेक्टर, प्रोडक्शन टीम और आप में डिस्कशन क्या होता है और ये आप कैसे कर पाते हो? उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ रहेंगी, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेगी, तो ये मिलना जुलना ये कैसे होता है एक सही तरीके से? वो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ट्रेलर्स देखते हैं लेकिन बनते क्या है, कैसे होता है, उसके बिहाइंड द सीन्स कुछ किसी को पता नहीं है। तो आप रोशनी थोड़ा इसके ऊपर डालिए प्लीज़। तो बेसिकली मेकिंग अ ट्रेलर इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो कभी कभार ये होता है कि या तो डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है या प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होते हैं या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं स्टूडियोज या प्रोडक्शन हाउसेस के वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम फिल्म देखते हैं तो whoever is the person who's going to be taking the eventual call, उनके साथ हमारा डिस्कशन होता है कि उनकी तरफ से हमें सिर्फ ये जानना होता है कि आप अपने ट्रेलर में क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं टू दी ऑडियंस। हम ये नहीं पूछते कि आपको कौन सा डायलॉग चाहिए, आपको कौन से शॉर्ट्स चाहिए, बिकॉज दैट इज आवर जॉब। द फैक्ट दैट दे हैव हायर्ड अस टू डू दिस जॉब इज बिकॉज दे आर availing our skills and that's our skill, but for us we need to understand from them what they want to communicate through their trailer, क्योंकि हम ट्रेलर किसी भी तरह से बना सकते हैं। We can make 10 forms of the trailer and communicate 10 different things in the trailer for a particular series or a film, but we need to know from them exactly what their pitch of that trailer for the audience is going to be. And once we understand that, हम हमारे तरफ से हमारा फर्स्ट कट बनाते हैं, जो हमने उनसे अंडरस्टैंडिंग ली है उस हिसाब से फिर हम उन्हें वो प्रेजेंट करते हैं। उन्हें अगर अच्छा लगा तो उस पर ही आगे काम किया जाता है, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनके दिमाग में वो देखकर फिर उन्हें लगता है कि अच्छा जो आइडिया था हमारा शायद इट्स नॉट वर्किंग, वी नीड टू चेंज इट अराउंड समवेयर। So then we keep that entire process then goes on till everybody is on the same page, where everybody says, okay, now we've hit the nail. This is the trailer which has landed at a position and the audience will like it enough. So then let's go ahead with it. Of course, we can keep doing changes for the rest of our life on a particular film or a trailer. The reason why we all put out what we put out eventually is because we are also got a time constraint. एक वक्त ऐसा आता है जब प्रोड्यूसर या एडिटर बोलता है कि अब मेरी फिल्म या मेरी सीरीज रिलीज होने वाली है, तो इसके 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले मुझे ट्रेलर निकालना ही है, क्योंकि चेंजेस करने के लिए तो एक आर्टिस्ट लाइफ लॉन्ग चेंजेस कर सकता है। देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन इम्प्रूव समथिंग, एंड देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन इवन द बेस्ट वर्क दैट वन हैज डन। So one can never say that this is a perfect trailer, or one can never say this is a perfect film, because if you're given more time to work on something, you can always create something much better. That is the process that we generally
follow while making a trailer. It's a collaborative process where one does something, we present it, then we get the feedback, changes happen, and there is a collective mindset that comes together to create a product. It's not just a one-man show. It's not just one person's doing. There is suggestion from the team also. There are other clients also who keep suggesting, and so it's a teamwork at the end of the day. आर्या और सेक्रेड गेम्स का भी आपने बहुत सारा काम किया है, तो उन दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम करते वक्त आपको कौन से एक आपके बेस्ट मोमेंट्स थे, और ऐसे जो मोमेंट्स जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि हाँ कुछ देखा मैंने अच्छा, और या फिर ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, तो आप कुछ शेयर करना चाहते हो? सीक्रेट गेम्स को तो हो गया 1 साल. सीक्रेट गेम्स पे तो मैंने सिर्फ ट्रेलर पे काम किया था. वो भी आई हैड डन इट एज एन इंडिविजुअल, नॉट थ्रू माय एजेंसी. So, but for Arya, let me talk about Arya because it's more recent, it's more fresh in my memory. That is something that our agency has worked on in recent times. Uh, Improvement की तो बात तभी constantly हो ही सकती है. मतलब like I'm saying that you can always make it better in one way or the other. Nobody is saying, and it's very difficult to pinpoint and say, okay, ये शायद better हो सकता था या ये better हो सकता था. वो जब आप करते हो उस पे काम, when you're actually sitting and doing the process of editing, you can always maybe later when you're watching the series again, you find another shot which says, oh, this could have made it maybe to the trailer. Maybe in the initial viewing, I missed out on this shot. This could have maybe gone better in the trailer. This is just for an example is what I'm giving you. But as always in retrospect, you kind of realize some things that could be more beneficial to the product. But that's always the case in hindsight is when you realize things could have been better. It's always, it's never momentary. क्योंकि अगर उस वक्त आपको समझ में आए और आप ना करें तो फिर वो गलत है. साहिल अपने कॉलेज के दिनों में कैसे थे? उसके ऊपर जब आप देखते हैं 7 साल पहले कॉलेज के दिन, तो आपको क्या लगता है कॉलेज के दिनों के बारे में, आपने जो स्पेंड किए लेक्चर्स में बोलो या रुया के आसपास? कॉलेज के दिन तो मतलब बहुत ही बढ़िया थे. जैसे मोस्टली आई एम अज्यूमिंग सभी के कॉलेज के डेज आर द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ देयर लाइफ. मैंने 5 साल रुया कॉलेज में गुजारे एंड आई थिंक इट वाज अ टाइम for lifetime that I had over there. You're just finding yourself. You're finding a voice. You're kind of shaping your personality in a way which is going to be the foundation for a lifetime of sorts. Where you start developing interest, then you start developing a taste in something which possibly shapes your career choices. It shapes the way and the kind of people you choose to befriend. Uh, so I think those 5 years that I've spent in college have literally been the building blocks of where I am today. तो मतलब कोई अगर मुझे मौका दे वापस कॉलेज जाने का तो I'll be more than happy to take it up again. आपका ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा डर क्या है? अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि हर एक कामयाब आदमी के पीछे भी एक डर रहता है, जो शायद से वो डर के साथ आगे चला जाता है आदमी, लेकिन हर सबके फियर से रहते. तो आपका क्या एक ऐसा फियर है? अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए. थोड़ा सा सवाल मुश्किल है. ऐसा डर तो हाँ, डर तो है काफ़ी. लोगों को डर रहता है चीज़ों का, पर ऐसा एक डर जो I think my biggest fear I would say is losing people. The people that you have made your own in life in one way or the other, professionally or personally. They come into your life and they bring about a lot of influence. They bring about a lot of betterment to your life, and then having to lose them in one way or the other is a large fear that I think I have, where I don't want somebody to go away from my life. So that's I think the fear that, and I'm sure I'm not the only one who has this fear. I think we all have this fear. So it's a very basic human trait that I've just mentioned right now. I can't really think of any other fear person.
ओके। आप फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए क्या करते हैं? मतलब आपका कुछ ऐसा मतलब एनीथिंग दैट यू डू ऐसे एकदम अच्छे बढ़िया तंदुरुस्त रहने के लिए? तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं बढ़िया तंदुरुस्त हूँ, तो ठीक है, थैंक यू। नो, बट जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ दिन में जितना वक्त निकाल सकूँ, चाहे वो 15 मिनट हो, आधा घंटा हो। अगर एक बहुत ही बिजी प्रोजेक्ट चल रहा हो तो वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक आउट टाइम फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। For I think it's very important that everybody needs to nurture a hobby in one way or the other, just to refresh their mind or to keep themselves a little more busy apart from their personal life. क्योंकि फिर उस अगर आप सिर्फ कॉन्स्टेंटली अपना काम कर रहे हो तो एक मेंटली एक जंग सा लग जाता है आपके दिमाग पे। उसको थोड़ा सा साफ करने के लिए यू हैव टू टेक सम टाइम ऑफ, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। इन माय केस आई वुड से I prefer listening to music just by itself। मतलब बहुत लोग ये जनरली और समझते हैं कि मैं कैसे सिर्फ घंटों तक बैठ के एक जगह पे म्यूजिक सुन सकता हूँ। I'm not, maybe because of my profession, I am not somebody who's avidly into watching or binge watching a lot of shows or movies. I do that, of course, because I like to see the great content that gets made in terms of either seeking influence or just appreciating what people in the industry are doing. But I don't do it as a mind refresher or as a hobby very avidly. For me, I think it's listening to music, maybe cooking is something that I enjoy doing, so I do that. Or I, yeah, and for physical fitness, I think just a half an hour exercise, just go, you run, or you basically go out for a walk, get some fresh air. So these are just basic things that you can do to keep yourself hale and hearty. 9 साल पहले के साहिल को आप क्या बताना चाहते हो या कहना चाहते हो कि हाँ, ये भाई मतलब आपका आपके दिल में कुछ है कि 9 साल के पहले के साहिल को कुछ कहना चाहते हो अभी का साहिल? सब ठीक होगा। तो it's all going to work out eventually। और शायद 9 साल के बाद शायद मैं आज के साहिल को भी आई होप मैं ये कह सकूँ कि everything will eventually work out in life। You don't have to take yourself or the problems in your life so seriously। If there is a problem, there is a reason. The opposite of a problem is called a solution। There is a solution to every problem in this world, and things will eventually be all right. It's something that I've learned over a period of time, it's something that I've learned over a course of time. And I'm glad that I have this way of thinking in life. And I seriously hope that 9 years from now, मैं आज के साहिल को भी यही कह सकूँ कि यार सब ठीक होगा। अब आप कुछ बुक्स रहेंगे या कुछ टॉक्स रहेंगे जो आपको रिकमेंड करने हैं, जो ये अभी वीडियो देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए कुछ है आपको रिकमेंड करने के लिए, ये बुक्स पढ़ो, ये टॉक्स देखो, ऐसा कुछ आपके दिल में है? एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुक जो बहुत लोग जनरली रेफर करते हैं और एक बाइबल सा बन गया है, इज कॉल्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई बाय वॉल्टर मॉन्च। It's a good book for youngsters who want to embark on the journey of editing. I would suggest it's a good book that one should read to understand the theory behind what editing is. Sometimes just knowing a little bit of theory is never harmful। तो एक स्किल तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल डूइंग में ही आती है, पर एक थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होना कोई बुरी बात नहीं। So that's a book that I would suggest that people can read if they're interested in editing। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको कुछ सवाल है क्या, मुझे पूछना है क्या आपको? नहीं, अरे मैं तो मैं प्रिपेयर करके आया ही नहीं कोई सवाल। आपने बहुत बढ़िया प्रेपरेशन किया है, आपने रिसर्च आपका बहुत बढ़िया हुआ है। तो और आपके जितने इंटरेस्टिंग सवाल तो डेफिनेटली मेरे पास होंगे नहीं। तो मैं जो भी सवाल शायद आपसे पूछूंगा वो ये पूरे शो
का जो एनर्जी अभी तक यहाँ ले आया है वो डेफिनेटली ड्रॉप करेगा. तो आई डोंट थिंक आई शुड गेट इनटू योर सीट एंड आस्क एनी क्वेश्चंस. तो दोस्तों हम यहाँ पे ही अब रुकते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। और साहिल का मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ Thank कि you. वो वामन मैटर्स पे आए और उन्होंने उनके ज़िंदगी के बहुत कुछ यादगार मिनट्स दिए वामन मैटर्स के व्यूवर्स के लिए और लोगों के लिए। और मैं लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि लोगों ने ये सीरीज स्पेशली मतलब ये इंटरव्यू जो भी अभी देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच साहिल, आपने बहुत बड़ा यादगार वक्त दिया है वामन राइटर्स के व्यूवर्स के लिए और मुझे। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए ज़िंदगी में। Thank you. Thank you. और अगले 9-10 साल के बाद यही मुस्कान, यही एनर्जी आप में हो और फिर से आप Thank you. लोगों के लिए कुछ और नया बढ़िया लाए, उनके ज़िंदगी में एक पर्सपेक्टिव आने के लिए लाइफ के ऊपर। तो आपका बहुत धन्यवाद और लोगों का भी धन्यवाद देखने के लिए। तो Thank you to प्लीज you too. हाँ And हाँ आपको भी I want to wish you all the very best. And I really, really want to thank you for giving me the opportunity and calling me on your show to share my experiences. So, thank you very much. थैंक यू सो मच, थैंक्स फ्रॉम ऑल बाय हार्ट। बाय। Bye bye. Thank you.